Principle is order. Order, according to this principle, there should be a place for everything and everyone. यानी कि हर चीज के लिए क्या होना चाहिए, एक फिक्स प्लेस होना चाहिए और वो चीज वहां होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि देखो प्लेस तो है पर चीज नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना. तो यानी यहाँ फ्यूल साहब क्या कह रहे हैं, फ्यूल साहब कह रहे हैं देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन, है ना. People and material must be in a suitable place at appropriate time for maximum efficiency. यानी कि जो भी जिनका प्लेस फिक्स है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे कोई असेट्स हो, चाहे कोई अदर थिंग्स हो, है ना, must be a suitable place and appropriate टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. यानी अगर वो वही जिस जगह होनी चाहिए और अगर वही मिल जाती है तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. यानी कि स्कूल में अगर ये टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं प्रिंसिपल कि टीचर्स स्टाफ रूम में होंगे, अगर कोई फिजिक्स टीचर है वो लैब में मिल जाएगा फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री टीचर है तो केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, और अगर बाकी जो अदर टीचर बायो वाला बायो लैब में मिल जाएगा, बाकी अदर टीचर्स कहाँ होंगे, स्टाफ रूम में या क्लासरूम में. दोनों में से एक जगह एक प्रिंसिपल एक्सपेक्ट करता है. बट केमिस्ट्री टीचर का फ्री पीरियड है और वो क्या कर रहा है, स्कूल में अदर प्लेस पर जाकर बैठ गया और पियोन उनको ढूंढ रहा है पूरे स्कूल में कि कहां गया हमारा टीचर, और वो नहीं मिलता है. तो इट मींस क्या हुआ, एफिशिएंसी डिक्रीज हुई और वर्क भी क्या होगा, डिले होगा, है ना. क्लियर स्टूडेंट्स. यानी अपन कह सकते हैं इफ देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज अ प्रेजेंट देयर, अगर ऐसा हो कि जिसके लिए सबके लिए फिक्स प्लेस है और वहां होगा तो क्या होगा, इट विल बी लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी. एक दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स. आप लोगों ने लाइब्रेरी में देखा हो तो बुक्स कहां होनी चाहिए, लाइब्रेरी में होनी चाहिए. चौक कहां होनी चाहिए, स्टाफ रूम में होनी चाहिए. ऑफिस डॉक्यूमेंट्स कहां होने चाहिए, ऑफिस में होने चाहिए, है ना. यानी इट मींस क्या हो गया, सारी चीजें अगर अपन जो जिस प्लेस पर होनी चाहिए वही है तो अपन क्या कहते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी. इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड not be any discrimination amongst the employee on the basis of religion, languages, caste, sex and nationality etc etc, है ना. यानी कि किसी भी पर्सन में कोई हमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस नहीं करना. ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैनेजर से, फ्योल साहब कह रहे हैं मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी भी एम्प्लॉय में क्या करेगा, कोई डिफरेंस नहीं करेगा, या तो उसकी लैंग्वेज की वजह से या उसकी नेशनलिटी की वजह से या उसकी सेक्स की वजह से या रिलीजन्स की वजह से. यानी कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए. नहीं, अगर एक पर्सन जितना काम कर रहा है उतना ही दूसरा कर रहा है तो दोनों को सैलरी क्या मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए, है ना. यानी दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. अगर आप एक को एक वर्क की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्रमोशन दे रहे हो और दूसरे को नहीं दे रहे हो, उसकी वो सेम वर्क परफॉर्मेंस है, तो वो क्या कहेंगे, वहां इक्विटी नहीं है. हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर किसी जगह एक पर्सन वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको आपने प्रमोशन दिया और दूसरा नहीं कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड, अपन कहेंगे हाँ इक्विटी है कि काम नहीं कर रहा है, फिर हम प्रमोशन कैसे दें. बट दोनों काम कर रहे हैं और एक को प्रमोशन दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, तो ये क्या कहेंगे, हमने मैनेजर ने डिफरेंसेस कर लिए. कई बार ऐसा भी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो पर्सन रियल में काम करता है, अपना टाइम डिवोट करता है, उसको प्रमोशन नहीं मिलता, उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, उसका डेजिग्नेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है. बट जो वर्कर क्या करता है, केवल बॉस को मक्खन लगाता है. देखते हैं ना, बटरिंग करना हर बात पे, तो बॉस क्या करता है, उसको प्रमोशन दे देता है. इट मीन्स क्या हो गया, क्या वहां इक्विटी हुई, क्या नहीं हुई, है ना. तो यहां पर फ्यूल साहब क्लियर कह रहे हैं देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन employees on the basis of religion, language, caste, sex and relations and nationality etc, है ना. equity refers to just and fair behavior of manager towards workers. यानी सब वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक जैसा फेयर रिलेशंस होने चाहिए, फेयर बिहेवियर होना चाहिए. दिस विल एंश्योर लॉयल्टी एंड कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. एक और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, like Amit and Sumit having some education qualification, Amit and Sumit having same education qualification work as a sales executives in a XYZ Limited, है ना. And
Amit gets salary rupees 20,000 per month and Sumit gets salary rupees 25,000 per month because he is a belonging to होम टाउन ऑफ सेल्स मैनेजर, यानी सेल्स मैनेजर के होम टाउन से रिलेट करता था, इसलिए सेल्स मैनेजर ने क्या कर दिया भैया, उसको 25,000 सैलरी दे दी सुमित को, और अमित को क्या करा, सेम क्वालिफिकेशन, सेम पोस्ट, सेम वर्क, सेम चीजें, हर चीजें, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, बट फिर भी उसको सैलरी कितनी दी, 20,000, यानी 5,000 का डिफरेंस ला के रख दिया। किस वजह से, क्योंकि वो उसका होम टाउन से था, यानी उसका रिलेटिव था मैनेजर का। इट मीन्स यानी यहां इक्विटी फॉलो नहीं हो रहा है। अगर देखो जहां इक्विटी नहीं होगा तो अब अमित क्या होगा, वो जॉब तो कर रहा है बट उसके बीच में क्या होगा, उसके मन में हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, और जब फ्रस्ट्रेशन रहेगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाएगी। इसलिए फ्योल साहब क्या कहते हैं, फ्योल साहब क्लियर कहते हैं कि सारे एम्प्लॉयज के बीच में क्या होना चाहिए, इक्विटी, यानी मैनेजर को अपना फेयर बिहेवियर रखना है, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये प्रिंसिपल कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर को ये ट्राई करना चाहिए कि उसका जो एम्प्लॉई, जो उसका सबऑर्डिनेट, वो लॉन्ग टर्म तक एक अपना क्या करे, उसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना टेन्योर कंटिन्यू करे, यानी कि वहां क्या होना चाहिए, टर्नओवर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा टर्नओवर हुआ, एम्प्लॉइज का टर्नओवर ज्यादा हुआ, यानी कि स्टेबिलिटी कम हुई, है ना, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी सिलेक्शन, ट्रेनिंग कॉस्ट है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बार बार अगर एम्प्लॉइज चेंज करता है तो वहां क्या रहती है, अदर एम्प्लॉइज में क्या होती है, अनसिक्योरिटी रहती है ना, इनसिक्योर हो जाता है भैया कि भैया अब हमें भी कभी भी यहां इस ऑर्गेनाइजेशन में निकाला जा सकता है। अब हो सकता है कि कई सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके इलनेस के कारण छोड़ रहा है, उसके रिटायरमेंट के रीजन से छोड़ रहा है, उसकी डेथ के कारण छोड़ रहा है, तो इट्स अनअवॉइडेबल रीजंस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से वो छोड़ रहा है, तो उसको अपन ये नहीं कहेंगे कि वहां स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं है, वो एक अनअवॉइडेबल है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बट है ना, कई सारे रीजंस ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से एम्प्लॉयर यानी कि जो मैनेजर है वो बार बार अपने एम्प्लॉइज को क्या करता है भैया, उसको प्रेशराइज करता है, ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, इतने टाइम में हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, या उसको प्रॉपर टाइम नहीं देता है ना, या कोई नया एम्प्लॉय आया और उसको क्या कर देता है, हर रोज डांट देता है कि भैया ये काम नहीं कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। इट मीन्स क्या होगा, वो एम्प्लॉय अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा और ऑर्गेनाइजेशन लीव कर देगा, है ना। तो यहां पर मैनेजर को हमेशा क्या ट्राई करना चाहिए, जो भी एम्प्लॉय है उसको एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना काम क्या कर सके, टाइम पर कंप्लीट कर सके, है ना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन वो अपने आप को इनसिक्योर फील ना करे, इनस्टेबल फील ना करे, और वहां पर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। देखते हैं फ्योल साहब क्या कह रहे हैं। फ्योल साहब भी वही बात कह रहे हैं, एम्प्लॉय शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू, यानी कि क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होना चाहिए, उसके बाद ही एम्प्लॉय को क्या करना है भैया, उसको सेलेक्ट करना है और उसको अपॉइंट करना है ना। वन सेलेक्टेड दे शुड बी कैप्ट at their position for minimum period and must be given reasonable time to show their result, यानी कि उसको क्या करना है कि उसको जो पोजीशन दी है उसको एक मिनिमम पीरियड के लिए देना है कि भैया आपको कम से कम इतना काम तो आपको इतने टाइम में तो करना पड़ेगा और आपका ये रिजल्ट शो करोगे, है ना। इतना रिजल्ट मतलब उसको अपनी जो क्वालिटीज है वो शो करने के लिए प्रॉपर टाइम हमें क्या करना चाहिए, उसको देना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, टर्नओवर ज्यादा होता है, तो एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। बार बार अगर एम्प्लॉइज चेंज होंगे तो वहां क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। आप लोगों ने कई बार देखा हो, कई सारे स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स बार बार चेंज होते रहते हैं, उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। और जहां टीचर्स एक्सपीरियंस होते हैं, लॉन्ग टर्म से पढ़ा रहे हैं, तो वहां क्या होगा, वहां रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, है ना, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल भी अचीव कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ क्या कह रहे हैं हम लोग, फ्योल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन होना बहुत जरूरी है। इज इट
Next principle is initiative. According to this principle, workers should be encouraged and given opportunity to take some initiative in working and executing the plan. यानी फ्यूल साहब का कहना है कि आपके जो एम्प्लॉइज है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, उनको क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो एक प्लान बना सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके. इससे क्या होगा, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉय का क्या होगा, मोटिवेशन इंक्रीज होगा, वो मोटिवेट होगा और वो और अच्छे से काम करेगा. दूसरा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा. जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो किसकी ग्रोथ होनी है, ऑर्गेनाइजेशन की. यानी किसकी स्ट्रेंथ होनी है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होनी है ना. यानी इसीलिए हम देखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सक्सेस होते हैं जहां क्या होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट चले जाएं. ऐसा फ्यूल साहब नहीं कहना चाह रहे, उसको हम फॉलो करें, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयज के सजेशंस की नीड बहुत ज्यादा होती है ना. जस्ट अपन एक एग्जांपल देख लें. कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्कूल का एग्जांपल ले लें. स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है तो प्रिंसिपल मैम क्या करती है, अपने को एक टीचर्स की एक मीटिंग कॉल करती है और मीटिंग कॉल करने के बाद क्या करती है, उसको वर्क को डिवाइड करती है और उनसे पहले एक्सपीरियंस पूछती है कि पास्ट ईयर्स में जो है ना, जो भी अपने आप में फंक्शंस हुए, उस फंक्शंस में क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, किस तरीके से हुए, वो सारी चीजें उनसे लेती है. और उसके बाद क्या हम नया थीम रख सकते हैं, किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रिंसिपल क्या कर रही हैं, सबसे सारे टीचर से क्या ले रही है, या मैक्सिमम टीचर से क्या ले रही है, सजेशंस ले रही है ना. और उनको क्या करती है, प्लान करने के लिए देती है और एग्जीक्यूट करने के लिए दे रही है. अब जरूरी नहीं है कि देखो अब 40 टीचर्स उस मीटिंग में थे या 50 टीचर्स थे, सारे की सबकी सब बात मानना पॉसिबल नहीं है. बट अगर कई सारे 10 या 12 टीचर्स की हमने अगर उनके सजेशंस लिए और उसको अप्लाई किया तो उनकी क्या होगी, इनका मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा और दूसरा क्या होगा, उन अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और प्रोग्राम भी क्या होगा, सक्सेसफुल होगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो बात समझ में आई या नहीं आई, है ना. समझते हैं. तो मास्टरमाइंड इंडस्ट्रीज डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट मेमोरी शार्पिंग किट फॉर किड्स. यानी बच्चों की मेमोरी शार्प करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक ऐसा किट बनाया. एंड सेल्स मैनेजर डिसाइड द टारगेट 1000 क्या ना, सेल ऑफ टारगेट 1000 किट्स इन अ मंथ, है ना. He designed and sales plan for the sales of kit without consulting his sales staff, है ना. He even refused to hear any suggestion and asked them to just allow his instruction. मतलब एक्चुअली क्या करा उसने कि अपने एम्प्लॉय से बिना कुछ पूछे क्या कर दिया, सेल्स प्लान कर लिया कि ऐसा ऐसा रहेगा, 1000 किट सेल होने चाहिए. और क्या कर लिया, किसी भी जो सेल्स एग्जीक्यूट था या सेल्स पर्सन था, एजेंट था, उससे किसी प्रकार से उन्होंने कोई सजेशन लिया ही नहीं. और कोई सजेशन देने भी आया कि हम इतना सेल नहीं कर पाएंगे, या इस जगह जहां आपने बनाया कि इस एरिया में इतना सेल होना चाहिए, उस जगह नहीं सेल हो पाएगा, अपन किसी और जगह एफर्ट्स लगाएंगे तो ज्यादा सेल हो सकती है. कोई सजेशन देने आया तो उसके सजेशंस के लिए मना कर दिया कि आप अपना काम करिए, आपके सजेशंस हमने नहीं मांगे हैं. इट मींस क्या हुआ, इनिशिएटिव लिया क्या, नहीं लिया. अगर वो एम्प्लॉय जो एक्सपीरियंस था उसका उसकी बात सुनता और उसकी बात को समझता तो शायद वो उस जगह सेल कर, और ऐसे करके कभी सेल्स टारगेट होगा नहीं होगा. पर अगर वो उसकी बात मानकर चलता तो शायद मे भी सेल्स टारगेट कंप्लीट कर सकते थे, है ना. तो ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ, इनिशिएटिव. लास्ट प्रिंसिपल, स्प्लिट द क्रॉप. स्प्लिट द क्रॉप यानी कि लास्ट प्रिंसिपल स्प्लिट द क्रॉप का दूसरा नाम क्या कह सकते हो, टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट, है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम. टीम का मीनिंग क्या हुआ, टी स्टैंड टुगेदर, ई एवरीवन, एंड ए अचीव, एंड एम मोर. यानी क्या कह सकते हैं कि अगर हम साथ में मिलकर करते हैं, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यानी एक साथ मिलकर अगर अपन कोई भी काम करेंगे तो नेचुरल सी बात है क्या होगा, हम अपना टारगेट ज्यादा अचीव कर पाएंगे और कम टाइम में कर पाएंगे, है ना. तो फ्यूल साहब भी यही बात कह रहे हैं. फ्यूल साहब क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट शुड टेक अ रीजनेबल स्टेप टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट. यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, यानी कि जो एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और एक दूसरे के साथ मिलकर जब काम करोगे, एक टीम एज ए टीम स्पिरिट काम करोगे तो क्या होगा, हम अपना गोल
जल्दी और अच्छे से अचीव कर पाएंगे, है ना। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फ्यूल साहब का कहना है, क्लियर कह दिया उन्होंने कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अगर टीम स्पिरिट नहीं रखते हैं तो वो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, टीम, हालांकि सभी जगह होना चाहिए बट फिर भी स्पेशली किसके लिए कहा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको क्या करना है, टीम स्पिरिट लेकर चलना है ना। फिर इसके बाद क्या कहा, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। कई जने ऐसा होता है ना कि मैंने किया, मैं ही करता हूं, मैं ये किया, हर बार केवल और केवल अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए करते हैं, यानी कि अपने आप को एक सबसे अच्छा बताने के लिए मैं ही सब सारे काम करता हूं, बाकी कोई काम नहीं करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्यूल साहब कहते हैं आई को किसकी जगह रिप्लेस करना है, वी, जो किया हमने किया, आप सबके हेल्प से किया, आप सबके एफर्ट से किया। अगर आप लोग इस प्रोग्राम को नहीं करते या इस प्लान को कंप्लीट नहीं करते तो हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते थे। अगर मैनेजर ऐसा कहता है तो क्या होगा, वहां जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या होगा, उनका एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यानी हम अगर बात करें तो एस्पिरिट द क्रॉप क्या हुआ, एस्पिरिट द क्रॉप यानी कि टीम स्पिरिट पर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी टीम स्पिरिट यानी एक साथ मिलकर काम करना। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टीम स्पिरिट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करता है, ग्रोथ करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने अभी तक 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो फ्यूल साहब के थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए, कोई भी प्रिंसिपल हमारे पास बाकी नहीं रहा। अब बात आती है कि हम लोग अगर बात करें तो हमने कौन कौन से प्रिंसिपल डिस्कस किए स्टूडेंट्स, और हम सर याद कैसे रखेंगे इस 14 प्रिंसिपल को। तो स्टूडेंट्स उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके से हम अपने इस 14 प्रिंसिपल्स को याद रख सकते हैं इजीली। शॉर्ट ट्रिक ऑफ रिमेंबर द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल, है ना। फ्यूल के 14 के 14 प्रिंसिपल कैसे याद रख सकते हैं इजी वे में, तो देखो स्टूडेंट्स, डैट U2 SRCC ओए सिट, है ना। यानी कि डैट यानी अपन जानते हैं डैट U2, फिर SRCC मतलब अपन ये याद रख सकते हैं श्री राम कॉमर्स कॉलेज, जैसे अपन सब लोग जानते हैं SRCC ओए, और फिर सिट मतलब बैठना, यानी सिंपल सा तरीका हो गया। हम लोग अगर बात करें डी मीन्स division of work, authority, responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, and next is subordination of individual interest to general interest, R remuneration, C centralization decentralization, again S है पर यह चैन से याद रख लेना, चैन कौन सी चैन, स्केलर चैन, है ना। O ऑर्डर, E इक्विटी, देन इसके बाद एस आया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, आई इनिशिएटिव, और टी टीम वर्क। टीम वर्क का दूसरा नाम क्या है, एस्पिरिट द क्रॉप। यानी हमें एक प्रिंसिपल्स याद रखने के लिए कितना इजी वे हो गया। ये 14 प्रिंसिपल एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं और इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है ना। कोशिश करना सारे प्रिंसिपल सीक्वेंस वाइज याद हो, अगर फिर भी आगे पीछे होते कोई दिक्कत नहीं है बट सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको अब सारे जितने 14 के 14 प्रिंसिपल्स है उसको नोट करना है और अदर एग्जाम्पल के साथ उसको नोट्स बनाने, यानी कि जो एग्जाम्पल्स वीडियो में दिए गए उससे बाहर के एग्जाम्पल्स या बुक से भी बाहर के एग्जाम्पल हमें बनाने और अपनी कॉपी में लिखने। थैंक यू सो मच। हमारे यही 14 प्रिंसिपल कंप्लीट होते हैं फ्यूल के। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्रिंसिपल ऑफ टेलर, यानी कि हम टेलर साहब का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंट्रीब्यूशन देखेंगे, देन उसके बाद उनके प्रिंसिपल्स और उन्होंने कुछ टेक्निक्स दी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।